हेलो एवरीवन। मेरा नाम राधा गुप्ता है और आज हम हड़प्पा सभ्यता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो इससे जुड़े कई सारे पहलू हैं, काफ़ी सारे विवाद हैं। और अगर हम भारतीय राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो उस पहचान के लिए भी हड़प्पा सभ्यता का इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इसकी खोज से लेकर अब तक भी आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का महत्व हमारे इतिहास के लिए, हमारी राष्ट्रीय पहचान के लिए बना हुआ है। तो इससे जुड़े कुछ मुद्दों की चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, क्या मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं? एक तो हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके यूनिक फीचर्स क्या हैं? क्या ऐसे तत्व हैं जो हड़प्पा सभ्यता को एक यूनिक सभ्यता बनाते हैं जब हम उसकी समकालीन सभ्यताओं से उसकी तुलना करते हैं? ठीक है। दूसरा जो हमारी कड़ी होगी इस चर्चा की वो ये होगी कि वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता किस तरह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। और दूसरा वर्तमान से जोड़ने का जो तरीका होगा हमारा वो ये देखने का कि हड़प्पा सभ्यता की परंपराएं क्या आज भी हमारे वर्तमान समय में मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तत्वों की बात करेंगे हम, और उसके साथ हम दो चीजों की बात करेंगे, वर्तमान के लिए प्रेरणा, और दूसरा जो वर्तमान परंपरा है हमारी उस परंपरा में क्या हड़प्पा सभ्यता के ये तत्व आज भी मौजूद हैं या नहीं। ठीक है? अगर आप यूपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो इन सभी पहलुओं पर मेंस परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो यूनिक फीचर्स हैं उन पर भी प्रश्न पूछा गया है। प्रेरणा कैसे वर्तमान समय के लिए हो सकती है नगरीकरण में, उस पर भी एक प्रश्न पूछा गया है। परंपराएं प्राचीन सभ्यता की हमारी आज भी वर्तमान समय में परिलक्षित होती हैं या नहीं, उस पर भी एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो कॉन्सेप्चुअली हम इन सारे चीजों से डील करने का इस क्लास में प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो जब हम ये टॉपिक एंड करते हैं तो वहां पर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है आपको प्लान कि इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं? चले, अब जब हम डिस्कशन पर आते हैं तो जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो इसका जो कालक्रम है उस कालक्रम की जब हम चर्चा करेंगे तो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। अब इसमें 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता के जो फीचर्स हैं उसका क्रमिक विकास हो रहा था। ठीक, और जब हम यहाँ आते हैं 1900 ईसा पूर्व, तो 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक पतन होने लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम परिपक्व हड़प्पा की बात करें, ऐसा समय जिस समय हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं वो मौजूद थे, तो वो कालक्रम हमारा ये बनता है। ठीक है, और इसी को हम परिपक्व हड़प्पा कहते हैं। तो ये जो कालक्रम है, इस समय नगरीकरण अपने चरम उत्कर्ष पर होगा, लंबी दूरी का व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर होगा। ठीक है, कालक्रम क्लियर है आपको? अगर हम बात करें भौगोलिक विस्तार की तो भौगोलिक विस्तार में वर्तमान समय का जो पाकिस्तान है वहाँ काफ़ी सारे क्षेत्र जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के रूप में पहचाने जाते हैं। वर्तमान समय के अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं जो हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। उत्तर भारत के काफ़ी सारे क्षेत्र आप चले जाएंगे महाराष्ट्र में दैमाबाद तक आपको हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मिल जाएगा। हमारे लिए ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की तुलना जब हम इसकी समकालीन सभ्यताओं से करते हैं तो इसका भौगोलिक विस्तार काफी बड़ा था। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, घग्घर हाकरा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जो ज्यादा उचित शब्दावली इतिहासकारों द्वारा प्रेफर की जाती है वो है हड़प्पा सभ्यता। क्यों की जाती है? क्योंकि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं तो सिंधु नदी के घाटी में स्थित क्षेत्रों को प्रधानता दी जा रही है, बाकी क्षेत्र उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। यही समस्या घग्घर हाकरा के साथ में भी
रहेगी कि अगर हम घग्गर हाकरा सभ्यता कह रहे हैं तो उस क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आ गए, परंतु बाकी क्षेत्रों को हम छोड़ दे रहे हैं। जब हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं तो आर्कियोलॉजी में एक नियम होता है कि किसी भी सभ्यता या संस्कृति से जुड़ा हुआ जो पहला स्थल खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता या संस्कृति का नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम आर्कियोलॉजी के पुरातत्व के नियम के आधार पर देखें तो हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। क्लियर है ये चीज? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इससे हमारा मायने क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जिस समय हमारे पास लिखित स्रोतों की उपस्थिति तो है परंतु हम उन लिखित स्रोतों को पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो लिखित स्रोत हैं, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से हमको अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, हम उन अभिलेखों को समझ नहीं पाए हैं कि किस भाषा में वो लिखे गए हैं। तो जो हमारा एक प्रमुख स्रोत होगा हड़प्पा सभ्यता को समझने का वो किस पर आधारित हो जाएगा? पुरातत्व के ऊपर। तो हम पुरातात्विक स्रोतों की मदद से हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपनी जानकारी विकसित कर पाए हैं। मुख्य रूप से जो हमारे स्रोत होंगे वो पुरातात्विक स्रोत होंगे। ठीक है, कुछ तस्वीरों को भी अभी हम आगे देखेंगे अपने चर्चा के दौरान कि क्या क्या हमारे पास स्रोत हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए मौजूद हैं। ठीक है, अब जब हम कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता तो इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं? काफी सारी चीजें हैं जिसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है नगरीकरण या शहरीकरण। ये हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत यूनिक फीचर मालूम पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन लोगों ने लंबी दूरी का व्यापार भी किया, इन लोगों ने काफी बड़े बड़े भवनों का निर्माण भी किया, लिपि भी हमको यहाँ पर दिखाई देती है। कई सारे फीचर्स हमको हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए दिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति अगर हम देखें तो वो एक शहरी सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो हम इसी पहलू को एक्सप्लोर करेंगे, इसी पहलू को देखेंगे कि हड़प्पाई शहरों की बनावट किस प्रकार की हुआ करती थी। ठीक है, तो इसको हम समझते हुए प्रेरणा वाला पार्ट भी साथ में समझेंगे कि जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो शहरीकरण था। क्या हड़प्पाई शहरीकरण वर्तमान शहरीकरण को इनपुट प्रदान कर सकता है? कर सकता है तो कैसे कर सकता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। इस संदर्भ में हम नगरीकरण के डिस्कशन को करेंगे। ठीक है, तो नगरीकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके शहर कैसे थे? सुनियोजित शहर थे। माने जब इनके शहर बनाए जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अचानक से कहीं इन्होंने घर या अचानक से कहीं इन्होंने सड़कें बना दी हों। जो हड़प्पाई स्थल हैं उन स्थलों में एक समानता हमको दिखाई देती है और वो समानता किस कॉन्टेक्स्ट में है कि इनके शहर सुनियोजित शहर थे। अगर हम इनके समकालीन सभ्यताओं में देखें तो उनके शहर सुनियोजित नहीं थे। जैसे अगर हम मेसोपोटामिया को देखें, अगर हम मिस्र को देखें तो वहां का शहरीकरण सुनियोजित शहरीकरण नहीं था। हड़प्पा में ये चीज बहुत यूनिक थी कि इनका शहरीकरण सुनियोजित शहरीकरण था। तो क्या प्लानिंग था इनका, किस तरीके के इनके शहर हुआ करते थे? तो इनके जो शहर थे वो सामान्य तौर पर दो भागों में विभाजित हुआ करते थे। ठीक है, क्या होता था दो भाग? एक होता था दुर्ग और दूसरा होता था निचला शहर। अब देखिए जिस तरीके से हमने इसको बनाया है उसी की बनावट में ये चीज निहित है कि जो दुर्ग है उसका आकार छोटा होता था और जो निचला शहर है वो बड़ा होता था। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से चीजों को करें तो बहुत सारी चीजें हमारे डायग्राम में ही एक्सप्लेन
हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ दिशा भी बना लें तो दिशा भी हमको समझ में आ जाती है कि किस दिशा में कौन सा क्षेत्र था। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम दुर्ग की बात करते हैं तो दुर्ग एक प्लेटफॉर्म पर स्थित होता था। माने कि ऊंचे उठे हुए प्लेटफॉर्म पर दुर्ग अवस्थित हुआ करता था। क्यों ऊंचे उठे हुए प्लेटफॉर्म पे अवस्थित होगा? क्या कारण हो सकते हैं संभावित? यहाँ संभावित कारण जो है, एक संभावित कारण हो सकता है शक्ति, शक्ति का प्रदर्शन। अगर आप देखें, जैसे अगर आप राजपथ को देखें तो वो ऊंचाई पर स्थित है, अगर आप जनपथ को देखें तो वो नीचे की तरफ अवस्थित है। तो जहां पर भी शक्ति प्रदर्शित करनी होती है, हम वहां देखेंगे कि उन स्थलों को ऊंचाई पर बनाया जाता है। चाहे राजनीतिक शक्ति की बात की जा रही हो, चाहे धार्मिक शक्ति की बात की जा रही हो, दोनों कॉन्टेक्स्ट में हमको ऐसे स्थल ऊंचाई पर स्थित दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक संभावित कारण इसका ये हो सकता है कि शक्ति प्रदर्शन की अवधारणा। दूसरा संभावित कारण क्या हो सकता है? दूसरा संभावित कारण ये हो सकता है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। कि अगर मान ले बाढ़ आ गई तो ऊंचाई वाले जो स्थल होंगे वो बाद में डूबेंगे, जो नीचे वाले स्थल होंगे वो जल्दी डूब जाएंगे। ठीक है, तो अनेक कारण हैं इसके पीछे कि क्यों प्लेटफॉर्म को ऊंचा, क्यों दुर्ग को प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता था। ठीक है, और ये जो परंपरा है ये आगे भी विद्यमान रहेगी। आप अभी भी अगर देखें तो राजनीतिक या धार्मिक महत्व के जो स्थल होते हैं उनको ऊंचाई पर बनाया जाता है। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये हमको यहाँ दिखाई देता है। इसके साथ साथ हमको क्या दिखाई देता है? रक्षा प्राचीर। तो चाहे वो दुर्ग हो, चाहे वो निचला शहर हो, दोनों ही रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। और दोनों की रक्षा प्राचीरें अलग अलग थी, एक ही रक्षा प्राचीर से नहीं घिरे हुए हैं। दुर्ग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और निचला शहर अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जब हम सुनियोजित शहरीकरण की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः हम क्या समझेंगे कि हड़प्पाई शहरों को दो भागों में विभाजित किया जाता था, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग ऊंचाई पर अवस्थित होता था, दुर्ग तथा निचला शहर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे होते थे। ठीक है, क्या इस व्यवस्था में कोई अपवाद भी है? अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है धौलावीरा का शहर। तो वर्तमान गुजरात की जब हम बात करते हैं वहां पर हमको एक ऐसा शहर मिलता है, एक ऐसा हड़प्पाई शहर है जहां पर इस व्यवस्था को इस तरीके से पालन नहीं किया गया है। तो वहां पर क्या है? वहां पर एक दुर्ग है जो ऊंचाई पर अवस्थित होगा, एक मध्यम शहर है और एक निचला शहर है। ठीक है, और इसको एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा गया है। तो एक ही रक्षा प्राचीर से घेरने के बाद इन्होंने क्या किया? अंदर शहर के अलग अलग हिस्सों को दीवारों से विभाजित कर दिया। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की, तो अगर हम यहाँ पर ये शब्द लिख दें सामान्यतः, तो हम इस चीज की संभावना को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई अपवाद भी थे। हम ये बात कर रहे हैं कि सामान्य तौर पे इस तरीके से डिवीजन होता था, मगर ऐसी संभावना भी है कि कहीं ऐसा डिवीजन ना हो। क्या हमारा अपवाद है? धौलावीरा। ठीक है, तो जब हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो हमारे लिए अपवाद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी यूनिक चीजों को पूछती है। ठीक है, जब हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं अपना आंसर तो हम सामान्यतः इस डिवीजन की बात कर लेंगे। ठीक है, क्लैरिटी है इसमें? तो अगर हम बात करें वर्तमान शहरीकरण की तो सुनियोजित शहरीकरण एक प्रेरणा हो सकती है कि हम इतने सारे हड़प्पाई स्थलों की बात कर रहे हैं, वहां हमको सुनियोजित शहरीकरण
दिखाई देता है। हमारी वर्तमान शहरीकरण की एक समस्या ये रही है कि हैफज़र्ड तरीके से शहर बन गए हैं। जहाँ पर जो जगह मिली है वहाँ पर उस तरीके से शहर निर्माण हो गया है। कुछ जगहों पर प्लानिंग भी है, मगर अगर सामान्यतः हम बात करें तो शहर सुनियोजित तरीके से प्लान नहीं किए गए। ठीक है? तो साथ में हम ये भी बात करते चलेंगे कि भई ये हमारी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है, वर्तमान में कुछ समस्याएँ हैं, कैसे हमारी प्राचीन सभ्यता हमको एक प्रेरणा दे सकती है। ठीक है? आगे आते हैं। आगे देखते हैं और हमको क्या दिखाई देता है। तो ये तो 2 डिवीज़न हो गया। अब अगर हम शहर के अंदर जाएँ, तो शहर के अंदर हमें क्या दिखाई देता है? शहर के अंदर हमें चौड़ी समानांतर सड़कें दिखाई देती हैं। चौड़ी समानांतर सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर भी काटती थी। इस तरीके का हमको कुछ स्ट्रक्चर शहर के अंदर दिखाई देता है। तो अगर हम ऐसे दिशा यहाँ दिखा दें तो सड़क क्लियर हो जाएगा कौन सा है। ये जो है ये हमारी चौड़ी समानांतर सड़कें हैं। ठीक है? जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर भी काटती हैं। तो समानांतर ये हो गई एक दूसरे के, ये हो गई एक दूसरे को, और 90 अंश पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है? अब यहाँ जो हमने शब्द का प्रयोग किया चौड़ी समानांतर सड़कें, तो चौड़ी सड़कें हैं, कितनी चौड़ी सड़कें हैं? इतनी चौड़ी सड़कें थी कि एक साथ 2 बैलगाड़ियां वहां से गुजर सकती थी। ठीक है? तो जब हम सड़कों की बात कर रहे हैं तो बनाते वक्त ही उनको इतना चौड़ा बनाया गया है कि 2 बैलगाड़ियां एक साथ पास कर सकें, यातायात की सुविधा सुनिश्चित कराई जा सके। तो अगर हम वर्तमान शहरीकरण की बात करें तो ट्रैफिक एक बहुत मेजर समस्या है। तो वहां पर हम यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं कि हम अपनी सड़कों को बनाएं ही ऐसा कि वो चौड़ी हो, वहां पर ट्रैफिक की समस्या, यातायात की समस्या ना पैदा हो। ठीक है? तो हम ये देखेंगे हड़प्पाई शहर यूनिक कैसे थे और वहीं से हमारा वो प्रेरणा वाला प्रश्न है वो सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है? तो चौड़ी सड़कें हैं, समानांतर सड़कें हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रही हैं। उससे क्या हो रहा है? ये सड़क नहीं है जहां जहां हम क्रॉस लगा रहे हैं। उससे निर्माण हो रहा है ग्रिड का। आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि हड़प्पाई शहर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है? यही होता है, ग्रिड माने जाली नुमा जिसकी पद्धति हो। अब इसको दूर से आप देखें तो ये जाली नुमा दिखाई नहीं देता, इसी तरीके से तो जालियां होती हैं। तो ग्रिड पद्धति पर आधारित शहर। अब घर वो कहाँ बनाएंगे? इन वाली जगहों पर अपने घर बनाएंगे। ठीक है? तो पहले शहर को विभाजित किया, फिर वहां पर सड़कें बनाई, फिर वहां पर नाले बनाएंगे, तब वहां पर ये लोग घर बनाएंगे। ठीक है? तो अब हम आते हैं इस वाले जगह पे कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है। ये हो गई सड़कें जी। 2 बैलगाड़ियां पास कर रही हैं तो 2 हो गया। एक इस तरफ से जा सकता है, एक इस तरफ से आ सकता है। ठीक है? चलें, अब यहाँ पर आते हैं। अब अगर इस हम हिस्से को उठाएं, ये जो हिस्सा है, चारों तरफ से हमको यहाँ पे सड़क दिखाई दे रही है, मुख्य सड़क दिखाई दे रही है। अब मुख्य सड़कें बनाने के बाद ये लोग क्या करते थे? यहाँ पर मुख्य नाले बनाया करते थे। हमारे यहाँ ड्रेनेज भी एक बहुत बड़ी समस्या है अभी के शहरों की, कि पहले घर बना लेते हैं फिर सोचते हैं कहाँ से नाली निकालें। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले सड़क बना रहे हैं, फिर नाले बना रहे हैं, फिर घर बना रहे हैं। तो ये काफी सोचे समझे तरीके से इनके शहरों का निर्माण हो रहा है। ठीक है? तो मुख्य सड़कें बनाई,
उस पर मुख्य नाले बनाए। अब नाले बनाने के साथ भी ये लोग क्या करते थे, उठाई जा सकने वाली शिलाओं से इन नालों को ढका करते थे। तो आइडिया क्या है कि इनके ज़हन में ये है कि भाई नाला है, गंदा पानी जा रहा है, तो उसको ढक देना चाहिए। माने स्वच्छता के प्रति इनकी विशेष जागरूकता हमको देखने के लिए मिलती है। अब ढकने के बाद ये हो सकता था कि उसको परमानेंटली क्लोज़ कर देते, बंद कर देते उन नालों को। मगर इनके ज़हन में ये विचार भी रहा होगा कि इन नालों की सफाई की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो नियमित अंतराल पर सफाई आवश्यक होगी, इसीलिए उसको हटाई जा सकने वाली शिलाओं से ढक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या चीज दिखाई देता है, स्वच्छता के प्रति इनका विशेष ध्यान। एक तो जल निकासी की व्यवस्था हमको दिखाई देती है, और दूसरी स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान। जल निकासी हमारे आज के समय में भी शहरों की बहुत बड़ी समस्या है, हम सभी इन चीज़ों को सफ़र करते हैं। अगर हम स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता के लिए हम सरकारी अभियान चला रहे हैं कि भाई स्वच्छता आवश्यक है, अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखो। हमें अपने ही इतिहास में एक प्राचीन सभ्यता ऐसी दिखाई देती है जो स्वच्छता के प्रति इतनी जागरूक रही है। तो ये आज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत सभ्यता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, अब देखते हैं क्या किया इन्होंने। नालियां बनाया, नालियों को पत्थर की शिलाओं से ढका, उन शिलाओं से जिनको हटाया जा सकता था, ताकि नियमित अंतराल पर साफ सफाई सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने अपने घर कैसे बनाए। अब यहाँ पर ये लोग अपने घर इस तरीके से बनाएंगे। ये चीज ये सुनिश्चित करेंगे कि घर की एक दीवार मुख्य सड़क और मुख्य नाले से लगती हो। ठीक है, ये समझ में आया। उससे फायदा क्या होगा, जब ये अपने टॉयलेट्स बनाएंगे, जब अपने घर में शौचालय बनाएंगे, स्नान घर बनाएंगे, किचन बनाएंगे, तो इनकी जो छोटी छोटी नालियां होंगी ये मुख्य नालियों से जोड़ी जा सकेंगी। तो घर की भी जो नालियां हैं छोटी छोटी, वो मुख्य नाले से जुड़ी हों। जल निकासी का इतना बेहतर प्रबंधन इन लोगों ने अपने घरों में कर रखा था। ठीक है, एक और यूनिक चीज जो हमको यहाँ पर दिखाई देती है वो ये है कि प्रत्येक घर में एक शौचालय, एक स्नानघर, एक किचन और एक आंगन की उपस्थिति होगी ही। इससे क्या समझ में आता है हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित कराई गई थी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में शौचालय होगा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में स्नानघर होगा, किचन होगा, आंगन होगा। अब उसके ऊपर जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति बेहतर हो उसके हिसाब से एक कमरा होगा या चार कमरा होगा, या उसका घर एक मंजिला होगा या बहुमंजिला होगा। ठीक है, वो चीजें किसी भी व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगी, मगर सभी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई गई थी। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं एक ऐसी सभ्यता जो 2600 ईसा पूर्व में हम उसके परिपक्व होने की बात कर रहे हैं। उस समय इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध थी। अगर हम इसी के समकालीन सभ्यताओं को देखें तो वो अपने धन और अपनी तकनीकी को खर्च कर रहे थे महंगे विलासितापूर्ण पिरामिड को बनाने में। वो लोग अपने धन को, अपने तकनीक को खर्च कर रहे थे बड़े बड़े मंदिरों को बनाने में। जैसे कि मेसोपोटामिया में हम देखते हैं कि वो जिगुरत का निर्माण कर रहे थे, मिस्र में हम देखते हैं कि विलासितापूर्ण राजसी समाधान बना रहे हैं, तो वहां पे वो पिरामिड बना रहे थे। तो अगर हम समकालीन सभ्यताओं में देखें तो हड़प्पा सभ्यता काफी यूनिक है इस मायने में कि ये अपने धन का, अपने तकनीक का प्रयोग शहरी निवासियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने में खर्च कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज भी हमको बहुत यूनिक दिखाई देती है और आज के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि इस मायने में भी हम देखेंगे कि हर घर में शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सरकारी प्रोग्राम चलाना पड़ा। तो हम अगर वर्तमान समय में भी बात करें तो हड़प्पा सभ्यता काफी ज्यादा प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए साबित होती है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो घरों में हम क्या देखते हैं, प्रत्येक घर में शौचालय होगा, प्रत्येक घर में स्नानघर होगा, प्रत्येक घर में किचन होगा। उसके साथ साथ इन्होंने क्या उपलब्ध कराया है, प्रत्येक घर में आंगन।
आंगन से क्या सुनिश्चित होता है? हर घर में प्रकाश की उपस्थिति, हर घर में वायु प्रवाह को सुनिश्चित कराना। वर्तमान शहरीकरण की ये भी समस्या है। आपके कमरे में खिड़की होगी, आपके कमरे में बालकनी होगी, किराया 2000 बढ़ेगा। तो ये समस्याएं हैं। हर घर में वायु प्रवाह, हर घर में प्रकाश सुनिश्चित कराना शहरीकरण की एक जरूरत होनी चाहिए। और इस चीज को हम देखते हैं कि हड़प्पाइयों ने काफी ज्यादा ध्यान रख के सुनिश्चित किया था। तो प्रत्येक घर में आंगन की उपस्थिति हमको दो और प्रेरणा देती है। एक, प्रत्येक घर में वायु प्रवाह की को सुनिश्चित कराना। दूसरी चीज, प्रत्येक घर में प्रकाश को उपस्थित कराना। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो ये हम यहाँ पर हड़प्पाई घरों में देखते हैं। इसके साथ साथ एक और इनकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखाई देती है कि इनके घर के जो दरवाजे हैं, मुख्य जो द्वार है, वो कभी भी मुख्य जो सड़क है उस पर नहीं खुलता था। कहाँ खुलता था? पीछे की तरफ खुलता था। ठीक है, और पीछे की तरफ भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से खुलता था कि जब इनका घर का दरवाजा खुलेगा तो ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ आंगन है तो कोई उसमें ताक झांक नहीं कर सकता है। तो शायद जो हड़प्पा वासी हैं वो अपने एकांत को, अपने प्रिवेसी को भी बहुत ज्यादा महत्व देते थे कि अगल बगल से गुजरने वाले लोग उनके घर के अंदर सीधा झांक ना सकें। ठीक है, तो ये भी हमको एक यूनिक चीज यहाँ दिखाई देती है कि अपने प्रिवेसी को, अपने एकांत को काफी ज्यादा महत्व ये लोग देते थे। अब अगर जब हम इन चीजों को ऐसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है हाँ ठीक है, ये चीज यूनिक है। मगर आप उस वक्त के हिसाब से अगर सोच करके देखें तो कितना ज्यादा ध्यान में रख के इन्होंने अपने शहरों को प्लान किया होगा कि हर चीज, चाहे सड़कों पर यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित कराना हो, उससे जल निकासी तक, उससे घरों में शौचालयों की उपस्थिति तक से आंगन तक, हमको सारी व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसके पीछे बहुत गहन एक थॉट प्रोसेस रहा होगा, इसके पीछे एक बहुत गहन डिस्कशन की प्रक्रिया रही होगी, उसके बाद उतनी बेहतर प्लानिंग रही होगी, तब इन शहरों का निर्माण किया गया होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को जब हम देखते हैं तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको बहुत यूनिक चीज उपलब्ध कराती है कि इनका सोच विचार करने का जो पूरा तरीका है और कहाँ सोच विचार को लगा रहे हैं, वो उस वक्त के हिसाब से भी बहुत यूनिक है और वर्तमान के लिए भी एक प्रेरणा है। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पर देखते हैं जब हम इनके घरों की बात करते हैं। अब एक और चीज जो हमारे जीवन की बहुत मूलभूत आवश्यकता है वो है पानी। हम सभी को जल की आवश्यकता अपने दैनिक जीवन में होती है। वायु बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ पानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम पानी के बारे में सोचें, आप अगर थोड़ा सा आपने अगर उपन्यास वगैरह भी कुछ पढ़े हो, पुराने हिंदी साहित्य ही अगर आपने पढ़ा हो, तो आप देखेंगे कि जनरली क्या एक आइडिया होता है कि लोग तालाब से जाकर के पानी लेकर के आ रहे हैं। शहर में कहीं दूर जाकर के गांव में एक कुआं होगा, उस कुएं से पानी भर कर लेके आ रहे हैं, नदियों से पानी लेकर के आ रहे हैं। और यही प्रक्रिया रही है जल की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने की, चाहे हम हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में देखें या उसके बाद तक भी हम देखें कि क्या होता है कि नदी पर जाके पानी भर के ला रहे हैं, तालाब में जाकर के पानी भर के ला रहे हैं। यहाँ हम क्या देखते हैं कि इन्होंने शहर के अंदर कुएं का प्रबंध किया था। और ये बहुत यूनिक चीज है कि शहर के अंदर कुओं का प्रबंध करना, कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको बाहर जाके नदी पे पानी ना भरना पड़े। ठीक है, और यहाँ भी हम दो तरह के कुएं देखते हैं। एक हम देखते हैं मीजू कुएं, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर रही होगी, जिनके पास में उतनी संपदा रही होगी कि वो अपने खुद के कुएं खुदवा सके, उन्होंने निजी कुएं खुदवा रखे थे। बट हर समाज में एक ऐसा वर्ग उपस्थित होता है जिसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है, जो इस तरह की व्यवस्थाओं को अपने लिए सुनिश्चित नहीं कर सकता है। तो हड़प्पा वासियों ने उनके लिए क्या कर रखा था? सार्वजनिक कुएं, कि जो अपने खुद के निजी कुएं नहीं खुदवा सकते हैं, उनके लिए शहर के भीतर ही सार्वजनिक कुओं की उपस्थिति सुनिश्चित की गई थी। तो ये हमको क्या दिखाता है? बेहतर जल प्रबंधन दिखाता है। वर्तमान समय की भी समस्या है।
अगर हम जल प्रबंधन की बात करें तो जल प्रबंधन वर्तमान शहरीकरण में एक चुनौती है, और यहाँ से हम वो प्रेरणा ले सकते हैं कि शहरीकरण, शहरों को प्लान करते हुए सभी को जल सुनिश्चित कराया जाए, वो भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो जल प्रबंधन में भी हम हड़प्पाई शहरों में ये चीज यूनिक देखते हैं कि इन्होंने जल प्रबंधन शहर के अंदर लोगों के लिए उपस्थित कराया। मान लीजिए कहीं ऐसी जगह है जहां भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे है, वहां पर क्या करेंगे? तो उन जगहों पर भी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, काफी सोच समझ के इन्होंने अपने शहर बनाए हैं। उन जगहों पर उन्होंने कृत्रिम जलाशय बना रखे हैं। ठीक है, अब वो कृत्रिम जलाशय कहाँ उन्होंने बनाए हैं? धौलावीरा का शहर। हमने अभी ऊपर धौलावीरा की बात की थी कि शहर की प्लानिंग में भी वो एक अपवाद है, और ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है ऑलरेडी कि कौन सा शहर ऐसा है जहां हमको कृत्रिम जलाशयों की उपस्थिति दिखती है, तो कौन सा शहर है वो? धौलावीरा है। ठीक है, तो जब हम जल प्रबंधन की भी बात कर रहे हैं तो कुओं की उपस्थिति शहर के अंदर, निजी और सार्वजनिक कुओं की उपस्थिति, और उसके साथ साथ उन शहरों में जहां भूमिगत जल का स्तर नीचे रहा होगा उन जगहों पर हमको कृत्रिम जलाशयों की उपस्थिति दिखाई देती है। क्लियर है ये पॉइंट? तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें देखी, इनका फोकस, पहले तो सुनियोजित तरीके से शहर की प्लानिंग, शहर का बंटवारा अलग अलग भागों में, उसके बाद चौड़ी सड़कों को बनाना, समानांतर और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें, उससे क्या सुनिश्चित कराया? यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और ग्रिड पद्धति में शहरों का निर्माण किया जा सके। उसके आगे हमने क्या बात किया? जल निकासी की व्यवस्था, और उसको हमने स्वच्छता से जोड़ करके भी देखा कि जल निकासी की व्यवस्था क्या है कि जो मुख्य सड़क है उसके लगे हुए मुख्य नालों का निर्माण, और वो मुख्य नाले घरों से निकलने वाले छोटे छोटे नालों से जोड़ दिए जाएंगे। नियमित अंतराल पर उनकी सफाई सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया? हटाए जा सकने वाले पत्थर की शिलाओं से उन नालों को ढक दिया, तो वो हमारा स्वच्छता के ऊपर भी फोकस दिखाता है। उसके साथ साथ हमने क्या बात किया कि शहर में रहने वाले प्रत्येक निवासी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं सुनिश्चित कराना, तो शौचालय, स्नानघर, किचन और आंगन। आंगन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बात किया प्रकाश की उपस्थिति सुनिश्चित करना और वायु प्रवाह को सुनिश्चित करना, वो चीजें हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर हमने बात किया हड़प्पाई शहरों के बारे में कि जल प्रबंधन, तो जल प्रबंधन में निजी और सार्वजनिक कुओं की उपस्थिति शहर के अंदर, कुछ शहर जैसे कि धौलावीरा का शहर जो है वहां पर कृत्रिम जलाशयों की उपस्थिति, वो चीज हमने यहाँ पर देखी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हड़प्पा सभ्यता को काफी ज्यादा यूनिक बनाती हैं। किससे यूनिक बनाती हैं? जो इसकी समकालीन सभ्यताएं हैं। अगर हम मेसोपोटामिया सभ्यता से तुलना करें, अगर हम मिस्र की सभ्यता से तुलना करें, तो हड़प्पा सभ्यता में ये चीजें यूनिक प्रतीत होती हैं। तो एक तो ये चीज हो गया कि हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं से किस प्रकार भिन्न थी, और दूसरा अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या भारत की प्राचीन सभ्यता से वर्तमान शहरीकरण को क्या इनपुट प्रदान किया जा सकता है, तो भी हम इन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, क्लैरिटी है इसमें? तो ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब जब ये अपने शहरों को बनाते थे तो किस तरह की ईंटों से बनाते थे? पकी हुई ईंटों से ये अपने शहरों का निर्माण करते थे, और वो पकी हुई ईंटों का जो अनुपात है वो अनुपात भी सुनिश्चित है कि 4 संबंधे 2 संबंधे 1, कि अगर हम लंबाई की बात करें तो इस अनुपात में होगा, चौड़ाई इस अनुपात में और ऊंचाई इस अनुपात में होगी। क्लैरिटी है इस पॉइंट पे? तो ये सारी चीजें हड़प्पा को यूनिक बनाती हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम घरों की बात करें, ये तो हमने बात किया कि ये सबके लिए ही सुनिश्चित कराया गया है। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो कि हमको यहाँ पर आर्थिक सामाजिक विभेद को दिखाती होंगी, वो चीज भी यहाँ पर मौजूद है। कैसे पता लगता है कि आर्थिक सामाजिक विभेद है? मान ले अगर आपसे कोई ये चीज कह दे कि हड़प्पा में इन चीजों की उपस्थिति ये दिखाती है कि सब सब बराबर थे, तो क्या सब बराबर थे?
सबको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं सुनिश्चित की गई हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सब बराबर हैं। यूनिक चीज क्या है कि प्रत्येक निवासी को जीवन की मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। ठीक है, परंतु इस समाज में भी गैर बराबरी उपस्थित है, असमानता उपस्थित है। कैसे पता लगता है असमानता उपस्थित है? एक तो हम रिहायशी इलाकों को देख सकते हैं और दूसरा हम शवाधानों को देख सकते हैं। तो रिहायशी इलाकों को देख करके कैसे समझ में आएगा? अभी हमने बात किया कमरों की संख्या का, कि प्रत्येक घर जो है, प्रत्येक घर में हम ये देखते हैं कि शौचालय है, स्नान घर है, किचन है, आंगन है। अब उसके आगे कोई घर ऐसा हो सकता है जिसमें एक ही कमरा हो, कोई घर ऐसा हो सकता है जिसमें 4-5 कमरे हो। तो कमरों की संख्या के आधार पर हमको गैर बराबरी समझ में आएगी कि सब बराबर नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ कितना तल है, कि एक मंजिला है या बहुमंजिला है, उससे भी हमको समझ में आएगा कि गैर बराबरी उपस्थित है। जिसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ज्यादा बेहतर होगी वो बहुमंजिला घर बनाएंगे। और वो चीज कैसे समझ में आता है? सीढ़ियों के साक्ष्य। तो जैसे फाउंडेशन जो है वो बचा रहता है, नींव जो है वो बच गई है, तो नींव से हमको ये भी ऊपर समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ से सीढ़ी बनाई है। ठीक है, अब सीढ़ी बनाई है तो ये समझ में आएगा कि मकान बहुमंजिला है, 2 मंजिला है, कि 3 मंजिला है, कि 4 मंजिला है। वो चीज हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि पूरे के पूरे घर सरवाइव नहीं किए हैं। मगर अगर कुछ घरों में सीढ़ियों की उपस्थिति है और कुछ घरों घरों में सीढ़ियों का साक्ष्य नहीं है, उसी से हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि भाई कुछ जो है वो बहुमंजिला थे, कुछ घर 1 मंजिला ही थे। क्लियर है ये चीज? तो ये भी चीज हमको यहाँ से समझ में आ जाता है कि भाई इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि समाज में गैर बराबरी उपस्थित थी। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या बात कर सकते हैं? कुएं, कुछों के निजी कुएं हैं, कुछ जो है वो सार्वजनिक कुओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस आधार पे भी ये बात कहा जा सकता है कि इस समाज में गैर बराबरी मौजूद थी। ठीक है, तो समझ हम एक ही पॉइंट रहे हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, मगर उसी से हम बहुत सारे पहलुओं को विश्लेषण करके बता सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जो यूनिक पहलू है बस उसी को समझने की आवश्यकता है। और उसी का जब हम विश्लेषण करेंगे तो हमारे काफी सारे पॉइंट्स वहां से निकल जाते हैं। क्लियर है ये? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? कुएं, कुछ घरों में निजी कुओं की उपस्थिति, कुछ घरों में सार्वजनिक कुओं की उपस्थिति। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक आर्थिक असमानता उपस्थित थी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर सबको मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं तो सब बराबर हैं। सबको मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं वो एक चीज है, परंतु उसके बावजूद भी समाज में गैर बराबरी उपस्थित है। ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसने अपने निवासियों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ठीक है, तो असमानता तो किसी भी समाज में उपस्थित होगी, चाहे वो असमानता आर्थिक होगी, वो असमानता हो सकता है लैंगिक होगी, वो असमानता अन्य सामाजिक पहलुओं से जुड़ी होगी, मगर असमानता तो उपस्थित रही है। उस असमानता के बावजूद लोगों को जीवन की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपस्थित कराया जाना प्रेरणा स्रोत यहाँ से साबित होता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो रिहायशी इलाकों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि असमानता मौजूद थी। शवाधान के आधार पर हम कैसे बता सकते हैं? तो ये लोग अपने मृतकों को दफनाया करते थे। अब जब मृतकों को दफनाते थे तो दफनाने के साथ में क्या है कि कुछ लोग जो होंगे वो एक बर्तन मान लिए रख दिया, कुछ वहां पे आभूषणों को रख दिया, कुछ उपकरणों को रख दिया, कुछ लोग जो होंगे वो शायद सिर्फ मृत भांडों को अपने मृतकों के साथ में रखते हो। तो दफनाए जाने मृतकों के साथ में दफनाने की जो प्रक्रिया है उसमें रखे गए सामानों में असमानता की उपस्थिति। अब जिसकी जितनी हैसियत होगी वो उसके हिसाब से ही तो मृतक के साथ चीजों को दफनाएगा ना, तो उस चीज में भी हमको असमानता दिखाई देती है।
ठीक है। तो जहां हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं होते हैं, वहां हम पुरातत्व के आधार पर भी सामाजिक असमानता को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? रिहायशी इलाकों को पढ़ के बता सकते हैं, शवाधानों को देख करके बता सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर हमें ये चीज भी समझ में आ गई कि जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो उसके सामाजिक पहलू में आर्थिक सामाजिक असमानता मौजूद रही होगी। ठीक है, क्लैरिटी है इतने में? चले अब आगे आते हैं। अगर हम इनके राजनीतिक जीवन के पहलू की बात करें तो इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा, इसको लेकर के काफी सारे विवाद हैं। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि अगर इतने बेहतर तरीके से सुनियोजित तरीके से शहरीकरण किया जा रहा है तो एक ऐसी बॉडी मौजूद होगी, एक ऐसा वर्ग मौजूद होगा जो इन सारी चीजों को प्लान करता होगा और ये सुनिश्चित करता होगा कि भाई शहर इस तरीके से निर्मित हो। इस चीज में तो कोई डाउट है नहीं कि अगर इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई एक सभ्यता है और वहां पर हमको ये चीजें दिखाई दे रही हैं जिस भी शहर को हम पढ़ रहे हैं, तो माने कि एक ऐसी बॉडी है जो सुनिश्चित कर रही है कि ये समानता वहां पर उपस्थित हो। अब उस बॉडी की, उस वर्ग की प्रकृति क्या है, इस चीज के ऊपर विवाद आएगा। ठीक है, प्रकृति से हमारा मायने क्या है कि अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो वो राजतंत्र है क्या, उसको राजा रानी रूल कर रहे हैं क्या? तो राजा रानी कहाँ रूल करते थे? मिस्र में राजाओं और रानियों का प्रभुत्व हुआ करता था। तो अगर आप हड़प्पा सभ्यता को देखें तो देर से खोजी गई है। हड़प्पा सभ्यता की जो डिस्कवरी अनाउंस हो रही है वो 1924 में हो रही है। ठीक है, तो क्या समझने का प्रयास किया जाएगा? एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा। तो तुलनात्मक अध्ययन के प्रयास में क्या देखेंगे कि भाई मिस्र है, मिस्र में तो राजा रानी ज्यादा प्रभावी हैं, तो यहाँ पर भी शायद राजतंत्र रहा होगा। ठीक है, अब राजतंत्र रहा होगा ये चीज को यहाँ बताया जा रहा है। किस आधार पर बताया जा रहा है? मोहनजोदड़ो करके एक शहर है, वहां पर हमको सभागार के अवशेष मिलते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण हो गया कि हमको सभागार कहाँ पर मिलता है। तो वहां पर 20 स्तंभों के अवशेष हमको मिले हैं। अब अगर भारतीय परंपरा में आप देखें तो राजा होता था, उसका महल होता था, महल में पिलर्स लगाए जाते थे, बैठते थे दरबारी दोनों साइड पे, बातचीत वहां पे होता था। तो ये चीज बताया गया कि शायद ये जो सभागार की उपस्थिति है ये बता रही है कि यहाँ पर राजतंत्र रहा होगा। लेकिन इस बात पर प्रश्न उठाया गया, कैसे? हड़प्पा सभ्यता में महलों की अनुपस्थिति है। तो अगर राजसी व्यवस्था थी तो महल होने चाहिए थे, अगर राजसी व्यवस्था थी तो खर्चीले शवाधान भी होने चाहिए थे जैसे मिस्र में थे पिरामिड की तरह। ऐसा कुछ तो हमको यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो हम कैसे कह दें कि ये राजतंत्र था? ठीक है, तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। फिर दूसरी बात क्या की जाएगी प्रकृति के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई राजतंत्र नहीं, शायद जो शासन रहा हो वो पुरोहित का रहा हो। अब पुरोहित किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया? कि मेसोपोटामिया में पुरोहित प्रभावी फिगर होता था। तो ये कहा गया कि यहाँ पर भी शायद पुरोहित रहा होगा। और उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा? आपने मोहनजोदड़ो में अगर आप देखें तो वहां पर आपको एक पत्थर की प्रतिमा मिलती है, उसको अभी हम दिखाएंगे। उस पत्थर की प्रतिमा को कहा गया कि ये पुरोहित की प्रतिमा है। और दूसरा चीज क्या कहा गया? एक वृहत स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। ये सब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक वृहत स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से ही, तो उस वृहत स्नानागार को कहा गया है कि ये धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तो ये आर्गुमेंट दिया गया। अब इसको काउंटर हम कैसे करेंगे? मंदिर की अनुपस्थिति, कि अगर पुरोहित वर्ग इतना ही प्रमुख था तो मंदिरों की उपस्थिति होनी चाहिए ना, जैसे मेसोपोटामिया में था। मेसोपोटामिया में तो हमको बड़े बड़े जिगुरत मिल रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है वो हड़प्पा सभ्यता में? और अगर नहीं मिल रहा है तो इतने आधिकारिक तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि पुरोहित वर्ग का ही शासन रहा होगा? ठीक है, तो ये वाले आर्गुमेंट को भी गलत करार दिया गया। तीसरा जो कि ज्यादा मान्य आर्गुमेंट है वो ये है कि क्योंकि ये व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था थी तो शायद यहाँ पर जो
वर्ग रहा हो, जो प्रभावी था वो व्यापारी वर्ग रहा होगा। ठीक है। अब व्यापार केंद्रित ये व्यवस्था है, युद्ध केंद्रित नहीं है। ये कैसे समझ में आ रहा है? ये लोग जो है काफी शांति प्रिय लोग हैं। कैसे शांति प्रिय लोग हैं? यहाँ पर हमको युद्ध संबंधी हथियारों का अभाव मिलता है। मिलता क्या है? औजार, उपकरण, युद्ध संबंधी हथियार नहीं मिलते हैं। माने कि हड़प्पा वासी शांति प्रिय लोग थे, जो कि युद्धों में भरोसा नहीं रखते थे। ठीक है। तो इन सब आधारों पर यह कहा गया कि शायद जो यहाँ प्रभावी वर्ग होगा वो वर्ग व्यापारियों का रहा होगा। क्लियर है ये पॉइंट? इतनी चीजें समझ में आ गई? तो अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो ये चीज हमको यहाँ पर दिखाई देती है। और इसी के साथ जो हमारे यूनिक पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, महलों की अनुपस्थिति, मंदिरों की अनुपस्थिति, शांति प्रिय होना, हथियारों की अनुपस्थिति, ये सब हमारे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। क्लैरिटी है इसमें? अब हम बात करते हैं इनके परंपराओं की। किस तरह की इनकी परंपराएं थी, तो उसको हम तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं। ये तस्वीर पहचान पा रहे हैं आप? क्या है ये? कालीबंगन एक हड़प्पाई स्थल है, और कालीबंगन में हमको आद्य ऐतिहासिक विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सबसे पहले जुते हुए खेत हमको कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगन से वो खेत मिलते हैं। उसी खेत की ये तस्वीर है। तो जब हम कालीबंगन से जुते हुए खेतों का प्रमाण पाते हैं तो वहां पर एक साथ दो फसलें बोई गई थी। ठीक है। एक साथ दो फसलें अगर आप देखें आज भी हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है कि हम एक साथ दो फसलें, तीन फसलें ऐसे बोते हैं, सिर्फ एक फसल को मुश्किल से बोते हैं। तो आप मध्यकालीन भारत में भी देखेंगे, एक अबुल फजल करके व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है अकबरनामा या आईने अकबरी। तो उसमें वो ये जिक्र करते हैं कि भारतीय परंपरा में दो फसला खेती की परंपरा रही है, कि दो फसलों को एक साथ बोया जाना। तो अगर हम यहाँ कृषि में परंपरा देखें और हम वर्तमान समय में भी परंपरा देखें, तो कृषि के कॉन्टेक्स्ट में वो परंपरा बनी हुई है, दो फसलों की एक साथ खेती की परंपरा। ठीक है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जब आप पढ़ेंगे तो क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? कालीबंगन में प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्रमाण। क्लैरिटी है? चले आगे बढ़ते हैं। ये जो है अन्नागार या धान्यागारों के अवशेष मिलते हैं। तो जब हम हड़प्पाई शहरों को देखते हैं तो वो अन्नागार भी बनाया करते थे, धान्यागार भी बनाया करते थे। अन्नागार या धान्यागार का मतलब क्या हुआ? जहां पर बड़े मात्रा में अनाज को स्टोर किया जा सके। तो जब हम शहर की बात कर रहे हैं तो शहर में तो खेती होती नहीं है। शहर क्या है? वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। तो जब शहर गैर कृषि कार्यों में संलग्न है तो खाना तो सबको खाना है ना। तो आप एक स्टोरेज हाउस तो ऐसा रखेंगे जहां पर आप अनाज का संग्रहण बड़ी बड़ी मात्रा में करें। तो उसी का प्रमाण हमको क्या दिखता है? अन्नागार या धान्यागार के रूप में दिखाई देता है। तो ये भी हड़प्पाई स्थलों की एक विशेषता है। और आगे आते हैं। ये इस तरीके से आप सोचिए कितना पुराना शहर है। हम अगर सिर्फ परिपक्व हड़प्पा ही लें तो भी 2600 ईसा पूर्व, और आज हम 2024 में हैं। और इस तरीके के हमको वहां से रिमेन्स मिल रहे हैं कि इनकी ईंटें, इनकी तकनीक इतनी बेहतर थी कि आज तक वो ऐसे सरवाइव कर पाई है। तो ये चीजें भी हमको उस समय का तकनीकी कौशल दिखाता है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की ये तस्वीर है। ये मोहनजोदड़ो से अगेन हमको वृहत स्नानागार जो मिलता है, ये उसकी तस्वीर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आप इसको देखें तो मुश्किल है ये कहना कि इतना पुराना रहा होगा। जिस तरीके से ये आज बचा हुआ है, ये भी आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर हम देखें तो भाई सड़क बनती है, कुछ सालों में टूट जाती है। हमारे घर बनते हैं और हम इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कितने साल सरवाइव करेंगे, कितना भूकंप झेल पाएंगे और कितनी प्राकृतिक आपदाओं को सह करके कुछ सालों बाद भी बचे रह पाएंगे। और यहाँ हम एक इतनी प्राचीन सभ्यता देख रहे हैं जिसने समय का जो टेस्ट है वो इतना लंबा सहते हुए भी उसके भग्नावशेष आज भी सुरक्षित
रह पाए हैं। ठीक है, तो ये तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो वो चीजें और भी ज्यादा हमको स्ट्राइक करती हैं कि इतने बेहतर तरीके से ये सरवाइव किए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कुंड के तरह से इसको समझा गया है कि यहाँ लोग धार्मिक स्नान करते रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से सीढ़ियां हैं, जब इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर भी सीढ़ियां हैं। और ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कमरे जैसे बनाए गए हैं, जिसको इस तरीके से पुरातत्ववेत्ताओं ने समझा है कि नहाने के बाद उन जगहों को कपड़े बदलने के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा। और यहीं पे ऊपर साइड में एक कुआं भी है जहां से शायद ये लोग पानी इस कुंड में भरते होंगे। अगर हम वर्तमान परंपरा में भी देखें तो अगर आप हिंदू धर्म में देखें तो जल कुंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मंदिरों में देखें तो वहां पर धार्मिक जल का काफी ज्यादा महत्व है। तो हमारी परंपरा का आज भी हिस्सा है। अगर आप गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में चले जाएं तो वहां पर आपको जलकुंड की उपस्थिति मंदिर के साथ में मिलती है। अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएं, जो द्रविड़ स्टाइल के बने हुए मंदिर हैं, वहां पर आपको मंदिर की संरचना के साथ ही जलकुंड की उपस्थिति मिलती है। तो हमारी परंपरा का हिस्सा आज भी ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों पर यूपीएससी फोकस करती है। अभी 2023 में ही जो पूछा उन्होंने, उसमें उन्होंने पूछा था कि वैदिक संस्कृति में समाज और धर्म की चर्चा करें और क्या उसके तत्व आज भी वर्तमान समय में मौजूद हैं या नहीं, इसकी चर्चा करनी थी हमको। एक और प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की जो परंपराएं हैं वो आज भी बगैर टूटे मौजूद है। तो इन सारे प्रश्नों का हम जवाब तो ऐसे ही देंगे ना, कि हम इनकी परंपराओं को समझ करके हम वर्तमान भारत की परंपराओं को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो में हमको वृहत स्नानागार मिला है। ठीक है, चले यहां आते हैं। ये पशुपति की मुहर है। ये लोग मुहरें भी बनाया करते थे। और इस मुहर को अगर आप देखें तो यहाँ एक व्यक्ति है जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। और इसके आप सिर पर देखेंगे तो ये यहाँ पर सींग का मुकुट इसने पहन रखा है। ठीक है, ये जो मुकुट पहन रखा है, सींग का मुकुट पहन रखा है। और यहाँ ऊपर आप देखेंगे कि अभिलेख यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये अभिलेख जो है वो चित्रों के आकार में, संकेतों के आकार में यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम चित्र को ही देख ले, अगर हम एक फोटो भी देख करके उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि इनके जो अभिलेख हैं वो मुख्य रूप से हमको मोहरों के ऊपर मिलते हैं। इनके अभिलेखों की जो लिपि है वो चित्राकार लिपि है, जहां इन्होंने संकेतों के माध्यम से अक्षरों को दर्शाया है। तो रटने की आवश्यकता है ही नहीं। हमने अगर तस्वीर देखा है, समझा है, तो इन चीजों को हम बता सकते हैं। ठीक है, अब इस अगर हम देखें मुद्रा को तो एक व्यक्ति है जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके आसपास हमको जानवर अनेक दिखाई देते हैं। तो हमको यहाँ चीता दिख रहा है, हमको यहाँ हाथी दिख रहा है, हमको यहाँ गैंडा दिख रहा है, हमको यहाँ पे बफलो दिख रहा है। नीचे हम देखते हैं टूटा हुआ है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है वहां पर हमको हिरन दिखाई देता है। तो ये पशुओं से घिरा हुआ है और इसलिए इसको पशुपति की मुहर कही जाती है कि पशुओं का मालिक, पशुओं का पति, वो है पशुपति। तो हम अगर इस इमेज को देखें तो हमको इनकी एक और परंपरा समझ में आती है कि ये शायद पशुपति की पूजा करते रहे होंगे। पशुपति को जब हम देखते हैं, अगर आप शिव को देखें, वर्तमान अगर आप हिंदू धर्म में देखें शिव, तो शिव को भी पशुपति कहा गया है, शिव को भी पशुओं का स्वामी कहा गया है। तो इस इमेज को आद्य शिव के रूप में समझा गया है कि शिव का शायद ये प्राचीन रूप रहे होंगे। तो हम अगर परंपरा में बात करें तो आज भी हमारी परंपरा में ये चीज मौजूद है। अगर हम यहाँ देखें, ये अगर योगी की पूजा कर रहे हैं, आसपास पशु हैं, तो उनकी पूजा भी करते होंगे। जैसे अगर आप देखें शिव को, अगर आप देखें तो नंदी वाहन है, नंदी की पूजा भी होती है। और ये हर देवी देवता के बारे में एप्लीकेबल है कि जो जिस देवी या देवता की पूजा होती है उनके वाहन की पूजा भी होती है। ठीक है, तो वो चीज भी हमारी परंपरा में मौजूद है। तो यहाँ पर इस आद्य शिव की मूर्ति के साथ में जो जानवर मौजूद हैं, ये उनकी पूजा भी करते रहे होंगे। ठीक है, आप वर्तमान समय में देखें तो जानवरों की पूजा आज भी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। ठीक है, तो उस परंपरा में हमको निरंतरता दिखाई देती है। क्लियर है ये पॉइंट? इस इमेज को देखें, अगर इसको उल्टा करके आप देखें तो इस पे भी यहाँ पे एक सींग दिखाई देता है,
जैसे सींग यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, और ये पत्ता किसका है? पीपल का पत्ता है। तो माने ये पीपल वृक्ष की भी पूजा करते रहे होंगे। अगर वो आद्य शिव या योगी की मुद्रा में बैठे पशुपति की पूजा कर रहे हैं और उसके सिर पर ये मुकुट हमको दिखाई दे रहा है, और वैसा ही यहाँ पीपल के ऊपर दिख रहा है, माने पीपल वृक्ष की भी पूजा करते रहे होंगे। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये पौधों की पूजा भी किया करते थे, वो भी उनकी परंपरा का हिस्सा थी। और आज भी अगर आप भारतीय परंपरा में देखें तो कुछ विशेष पौधों की पूजा की जाती है और उनको काटना या उनको तोड़ना अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो हम आज भी देखते हैं, जैसे पीपल का ही वृक्ष है, उसकी पूजा की जाती है, तुलसी का वृक्ष है, उसकी पूजा की जाती है। तो वृक्षों की पूजा की परंपरा भी वर्तमान भारत में मौजूद है। तो अगर हम परंपराओं की निरंतरता की बात करें तो ये यहाँ पर भी दिखाई देती है। क्लैरिटी है इस पॉइंट पे? ये हम तस्वीरों के माध्यम से समझा रहे हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा, याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। ये मूर्ति है नर्तकी की, जो कि कांसे की बनी हुई प्रतिमा है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो कांसे की बनी हुई मूर्ति है, किस तकनीक से बनी है? लॉस्ट एंड वैक्स तकनीक बोलते हैं उसको। कि क्या करते हैं कि मोम से सांचा बना करके और उसमें फिर गरम गरम जो कांसा है उसको डाल देंगे, और जब वो सेटल हो जाएगा तो मोम को वहां से पिघलाकर हटा लिया जाएगा। ठीक है, इसी तकनीक से आप देखेंगे कि गुप्त काल में भी कांसे की मूर्तियां बन रही थी, उसी तकनीक से आप देखेंगे चोल काल में भी कांसे की मूर्तियां बन रही थी, उसी तकनीक से अगर आप वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो डोकरा मेटल क्राफ्ट होता है, वहां भी कांसे की मूर्तियां इस तकनीक से बनती हैं। तो कांसे की मूर्तियों का बनाया जाना भी हमारी परंपरा का हिस्सा रहा, और आज भी वो हमारी परंपरा में मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस मूर्ति को देखें तो आप देखेंगे इसने पीछे जूड़ा बना रखा है। ठीक है, इसने जो गहने पहन रखे हैं, इयररिंग्स पहन रखे हैं, कान की जो बालियां होती हैं, इसने यहाँ पर गले का हार पहन रखा है, इसने यहाँ यहाँ तक चूड़ियां पहन रखी हैं। तो आभूषण के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आगे भी भारतीय परंपरा में और आज भी भारतीय परंपरा में ये जो आभूषण है ये काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। कि कान के जो झुमके हो गए या बालियां हो गई या गले का हार हो गया, चूड़ियां हो गई, पाजेब हो गया, ये आभूषणों में हमारी परंपरा का आज भी हिस्सा है। अगर आप वर्तमान समय में राजस्थान जाएं, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, तो आप देखेंगे आज भी औरतें यहाँ यहाँ तक की चूड़ियां पहनी हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये हमारी परंपरा का आज भी हिस्सा है। किस तरीके के आभूषण पहनते हैं, किस तरीके की वेशभूषा है, किस तरीके से अपने बालों को बनाते हैं, वो परंपरा का हिस्सा भी बन जाती है। क्लियर है ये पॉइंट? तो आप देखेंगे इसके बाद कई सांस्कृतिक पहचान के लोग आएंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में सेटल करेंगे, उस जगह को अपना घर बना भी लेंगे, उनकी परंपराएं भी जुड़ती चली जाएंगी भारतीय परंपरा में, और जो प्राचीन परंपरा रही वो भी जीवित रहेगी। तो ये चीज हड़प्पा सभ्यता के बारे में या भारत की प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में बहुत ज्यादा यूनिक है। कि अलग अलग संस्कृतियों के आने के बावजूद भी जो प्राचीन परंपरा है वो बनी रही। ठीक है, ये पत्थर की मूर्ति है, अगेन मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिलती है। तो पत्थर की मूर्तियों को बनाने की परंपरा भी रही थी, रही है। ठीक है, क्या है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने एक कपड़ा पहन रखा है जिसके ऊपर फूलों का डिजाइन है। तो आज भी अगर हम कपड़ों में देखें तो फ्लोरल डिजाइन, फूलों का डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन होता है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला डिजाइन होता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, इसको देखकर ये पता लग रहा है कि शायद उस समय पुरुष दाढ़ी रखा करते होंगे। तो किस तरीके से वो अपने आप को ग्रूम करते होंगे वो चीज भी हमको यहाँ पर दिखाई देती है। ये नोटिस अगर आप करें, सिर पे नोटिस करें, इसी को कहा गया कि ये पुरोहित की प्रतिमा रही होगी। ताबीज बांध रखा है हाथ पे भी, सिर पे भी। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? शायद ये लोग जादू टोने में, अंधविश्वास में भरोसा रखते होंगे। अगेन वर्तमान समय में भी आप देखें, ताबीज बांधना, अंधविश्वास या जादू टोने, इन सब में भरोसा समाज में कुछ लोगों का है। ठीक है, तो हम इसको भी देखते हैं, परंपरा में जरूरी नहीं है कि हमेशा तार्किक चीजें ही हो, कुछ चीजें अतार्किक भी होती हैं जो परंपरा का हिस्सा होती हैं। तो ये चीज यहाँ पे भी हमको दिख रही है इनकी परंपरा में, और हमारी वर्तमान परंपरा का हिस्सा भी है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? चले,
ये देखेंगे, इस इमेज में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये सॉकेट्स। आप लोगों ने बचपन में अगर गुड़िया खेली हो तो दो तरह की गुड़िया आती थी। एक गुड़िया आती थी जिसका सिर और हाथ मूव नहीं कर सकता था, और जब ज्यादा अच्छी गुड़िया हमें मिला करती थी तो उसका सिर हाथ ये सब मुड़ सकता था, उसको निकाल के वापस लगा सकते थे। तो एक वो वाली गुड़िया आया करती थी। तो अगर उसका मतलब क्या है, तकनीक इस तरीके की है खिलौने बनाने में कि वहां सॉकेट वाला हाथ पैर सिर बनाया जा रहा है। वो चीज हमें यहाँ इनकी मूर्ति कला में भी दिखाई देती है कि सॉकेट्स वाला, माने यहाँ से हाथ निकल सकता होगा, सिर घूम सकता होगा। इस तरीके के मूर्तियों को भी ये लोग बनाया करते थे। इस तरीके की मृण मूर्तियां ये लोग बनाते थे। तो मातृ देवी की मूर्तियां बनाते थे जहां पर स्त्री प्रेग्नेंट है, गर्भ से है वो, और उसको जन्म देते हुए भी दिखाया गया है। तो कोई भी समाज जहां कृषि महत्वपूर्ण होगी, शहर है अगर, तो अधिशेष पे ही तो शहर सरवाइव कर रहा है। शहर का रहना गांव से आने वाले अधिशेष पर ही निर्भर है। अगर गांव से अधिशेष आना खत्म हो जाए, गांव से खाना पीना अनाज आना खत्म हो जाए, तो हम सबको शहर छोड़कर गांव पलायन करना पड़ेगा कि हम अपना खाना खुद उगाएं। ठीक है। तो किसी भी समाज के लिए जहां खेती हो रही है, वहां पे माँ का महत्व हो जाएगा। हम धरती को भी माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती की उत्पादकता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही हमको जीवन देता है। तो कोई भी ऐसा समाज जहां पर कृषि महत्वपूर्ण होगी, वहां आप देखेंगे वो मातृ देवी की पूजा भी करेंगे। कि स्त्री की पूजा किसी और फॉर्म में हो या ना हो, माँ के फॉर्म में होगी। क्यों माँ के फॉर्म में होगी? क्योंकि उत्पादकता, प्रजनन उसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमको काफी सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं खिलौना, जानवरों के खिलौने, तराजू के पलड़े, उसके खिलौने, काफी सारे इस तरीके की छोटी छोटी गिलहरियां, इतनी इतनी सी गिलहरियां इन्होंने बनाई हैं। तो वो सब मिट्टी की मूर्तियों से खिलौने, अपने आसपास के जानवर, जीवन की जो चीजें हैं उससे जुड़े हुए खिलौने। जैसे इनके खिलौनों में आपको हल मिल जाएगा, तराजू मिल जाएगा। तो जैसे बचपन में हमारे खिलौने होते थे कि डॉक्टर का सेट है, किचन का सेट है, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं वही हमारे खिलौनों में दिखाई देती हैं। तो इनके खिलौनों में भी हमको वो चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है। ये एक उस तरह की इमेज है जो मातृ देवी की इमेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इतनी छोटी छोटी इमेजेस हैं ये। इसमें भी इन लोगों ने गले का नेकलेस यहाँ पहना रखा है, कान में पहना देंगे, चूड़ियां पहना देंगे जहां भी विजिबल है। तो आभूषण इस तरह के इनकी परंपरा का हिस्सा थे। और यहाँ पे फूल इन्होंने बना रखा है उत्पादकता से जोड़ने का विचार। इस तरीके के इनके गहने होते थे। तो मनकों से बनाए गए गहने, सीपियों से बनाए गए गहने आज भी बहुत फैशनेबल हैं। तो अगर हम वर्तमान समय में भी देखें तो टेराकोटा, जो मिट्टी के मिट्टी से बना करके गहने, उसको पका के उस पे रंग कर देते हैं। तो युवा अगर लड़कियों में देखें तो काफी ज्यादा प्रचलित होता है, या मनकों के गहने बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। तो वो चीजें आज भी हमारी परंपरा में विद्यमान हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता में हमको देखने के लिए मिलती है। इस तरीके की इनकी मृदभांड हुआ करते थे कि बड़े बड़े लाल चमकदार रंग से बने मृदभांड, जिस पर ऐसे काले रंग के डिजाइन्स हुआ करते थे। तो शहर में रह रहे हैं, ज्यादा अनाज का संग्रहण करके रख रहे हैं, तो बड़े बर्तन हमको यहाँ दिखाई देते हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो इससे हमको हड़प्पाई परंपरा दिखाई देती है। और हड़प्पाई परंपरा में भी हम क्या देखते हैं, इनके कृषि से जुड़ी हुई परंपराओं को देखते हैं हम, इनकी धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं को देखते हैं। तो कृषि में हमने खेती वाले कॉन्टेक्स्ट में बात किया, हमने ये बात किया कि किस तरीके से हल का हमको टेराकोटा मृण मूर्ति मिलता है, वो इनकी परंपरा का हिस्सा था, आज भी हमारी परंपरा का हिस्सा है। अगर हम धार्मिक परंपरा की बात करें तो बहुदेववादी, प्रकृति पूजक ये लोग हुआ करते थे। अगर हम भारतीय धार्मिक परंपरा की बात करें तो एकेश्वरवादी लोग भी भारतीय परंपरा में मौजूद हैं, बहुदेववादी भी लोग मौजूद हैं, प्रकृति पूजक भी मौजूद हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमको परंपरा में एक निरंतरता भी दिखाई देती है। ठीक है। अगर उसको और स्पेसिफाई करने का प्रयास करें तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर देखी कि पशुपति की पूजा, ये पूजा कर रहे हैं पौधों की, ये पूजा कर रहे हैं जानवरों की, ये जादू टोने में, अंधविश्वास में, इन सारे चीजों में भरोसा रखते हैं। तो इनकी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा इनकी धार्मिक परंपराएं भी थी। और अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो आज भी वो परंपराएं किसी न किसी रूप में जीवंत हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी संस्कृति को समझ सकते हैं और उनकी संस्कृति का वर्तमान समय में क्या हमको रूप परिलक्षित होता है उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों का हमने एक संक्षेप में डिस्कशन किया कि जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो हमने ये चर्चा की कि हड़प्पा सभ्यता के क्या यूनिक पहलू थे, किस तरीके से वो पहलू जो हैं वो समकालीन सभ्यताओं से उसे अलग बनाते थे। उसके साथ ही हमने ये भी चर्चा की कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण में उपस्थित वो पहलू हमारे वर्तमान शहरीकरण में एक इनपुट प्रदान कर सकते हैं। और उसके बाद हमने उनके सामाजिक राजनीतिक पहलुओं को समझने का प्रयास किया और फिर हमने उनकी धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं को देखा और वहां हमने ये समझने का प्रयास किया कि कैसे उनकी जो धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में भी उपस्थित हैं। तो इन सारे चीजों को हमने यहाँ अपनी चर्चा में रखा है। अगर इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं आपके तो उन प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। क्लैरिटी है? अगर आप इस चर्चा को देखें तो इस चर्चा से कई सारी चीजें आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जो हमने जहां जहां वो चर्चा आई वहां वहां हमने आपको पॉइंट आउट किया है कि ये स्थल के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं, ये विशेष पहलू के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कम इस चर्चा जो है वो संक्षिप्त है, काफी कम समय में की गई है, परंतु उसके बावजूद भी 3 तरह के प्रश्न कम से कम आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के यूनिक पहलुओं पर आया तब भी आप बात कर सकते हैं, समकालीन सभ्यताओं से तुलना आया तब भी आप बात कर सकते हैं, इस समय की धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं और वर्तमान में उसकी निरंतरता वो भी बात कर सकते हैं, और एक चौथा प्रश्न भी बात कर सकते हैं आप यहाँ पर कि वर्तमान शहरीकरण को इनपुट कैसे प्रदान किया जाए। तो इस तरीके से हमको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है कि अगर हम सीमित समय में सीमित संसाधनों का प्रयोग करके भी पढ़ें तो उस जानकारी को हम अलग अलग तरीके से प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए आप हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलें 2 मिनट रुक करके अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। हाँ, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में जब आप बात कर रहे हैं तो स्त्रियों की क्या स्थिति थी? देखिए, एक जो मिथक है कि हड़प्पा का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज था, वो गलत है। वो किस आधार पे कहा गया है कि माता की पूजा होती थी? तो माता की पूजा तो पितृसत्तात्मक समाज में भी होती है। उसके आधार पे तो हम ये चीज कह नहीं सकते हैं कि समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था। अब क्या हमारे पास और तरीके हैं ये जान पाने के कि इनके समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी? साहित्य तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में उस चीज की बात कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास साक्ष्यों की कमी है। ठीक है, परंतु कुछ अभी 2018 के आसपास में कुछ कंकालों को स्टडी करना प्रारंभ किया गया था, और जब कंकालों का स्टडी किया जा रहा है तो स्त्रियों में पोषण की मात्रा कम है उनके कंकालों में और पुरुषों में ज्यादा है। तो उसके आधार पर एक ये चीज समझा जा सकता है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, कंकालों के अध्ययन के आधार पर, कि इनकी समाज में पुरुषों को महत्व ज्यादा दिया जाता रहा होगा। ठीक है, अब उसका एक्सटेंट कितना है उस चीज को सिर्फ पुरातत्व के आधार पर नहीं बताया जा सकता है, तो ये यहाँ पर एक सीमा है। परंतु ये चीज क्लियर है कि हड़प्पा का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक समाज नहीं था। पुरुषों का महत्व ज्यादा है, कितना महत्व है उस चीज को पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि साक्ष्यों का अभाव है। ठीक, कैसे बताएंगे? जब तक लिखित आपके पास स्रोत नहीं होंगे आप वो चीज नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये पुरातत्व में यही चीज की एक सीमा होती है कि पुरातत्व के आधार पर आप सामाजिक परंपराओं को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर सकते हैं। तो हमारे पास साक्ष्य नहीं है तो हम ये कहेंगे कि नहीं है इस समय। ठीक है, जब हम हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करते हैं तो जो मुख्यतया मान्य चीज है वो पर्यावरणीय कारण है कि कहीं सूखा पड़ जाना, कहीं बाढ़ आ जाना, जलवायु में बड़ा परिवर्तन आ जाना। ठीक है, तो पर्यावरणीय कारक जो है वो ज्यादा प्रमुख हैं। पहले आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत बताया जाता था, लेकिन पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों के आधार पर उसको खारिज किया जा चुका है। ठीक है,